हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर टू के इवेंट्स के बारे में, यानी आउटब्रेक ऑफ द वॉर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं पिछले सेशंस को। क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड वॉर टू समझना है तो इससे जस्ट पहले के जो सभी इवेंट्स हैं, यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो इंटर वॉर पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं थ्रू आउट यूरोप एशिया में, उन सबको आपको गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आपको वर्ल्ड वॉर टू के इवेंट समझ आएंगे। तो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस, राइट। और ये मैं आपको हर सेशन में बोलता हूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस और स्टूडेंट्स की मदद कर सकती हैं तो, राइट। तो ये शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें वर्ल्ड वॉर टू आउटब्रेक ऑफ द वॉर समझना है आज, ठीक है। तो हमेशा की तरह एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैंने अभी, अगर आपने मेरे पिछले सेशंस अभी तक के फॉलो कर लिए हैं, ठीक है, तो आप भली भांति समझ गए हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी जो है वो खुश नहीं था, ठीक है। वर्सेली की जो ट्रीटी है उससे जर्मनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जर्मनी के बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो जर्मनी से छीन लिए गए थे। जर्मनी की मिलिट्री शक्ति को बहुत कम कर दिया गया था और जर्मनी पर बहुत भारी जो है वो वॉर रिप्रेशन लगा दिया गया था। तो इन इन सभी कारणों की वजह से जर्मनी वॉज नॉट हैप्पी। और अगर जर्मनी खुश नहीं है, ठीक है, तो जर्मनी के जो फॉर्मर अलाइज हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की हालत थी। ऑस्ट्रिया हंगरी को भी डिसइनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। टर्की से भी उसके शासन जो है वो छीन लिया गया था, उसके राज्य छीन लिए गए थे, ठीक है। सो ये सारे इवेंट्स हम समझ चुके हैं। सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद किस तरह इकोनॉमिक जो है वो क्राइसिस जर्मनी का रहा और उसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने किस तरह जो है वो, क्योंकि फ्रांस, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कि वो चाहता था कि जर्मनी कमजोर रहे और ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी इकोनॉमिकली रिवाइव करे। सिमिलरली यूएस चाहता था कि जर्मनी इकोनॉमिकली रिवाइव करे। तो उसके लिए हमने जो है वो लोकार्नो स्पिरिट, डॉवेस प्लान, यंग प्लान, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। फिर उसके अलावा फिर हिटलर तक आए थे हम। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद और वर्ल्ड वॉर टू से पहले बीच में एक ऐसा फेज आएगा जहां पर हिटलर का उदय होगा और वहां से कहानी जो है वो फिर से बदलनी शुरू हो जाएगी। यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद और हिटलर के उदय से पहले ये जो बीच का पीरियड है, यहां पर मामले को डीएस्केलेट करने की, यानी कि अगर कोई सिचुएशन तनावपूर्ण हो रही है, राइट, अगर कोई तनाव बढ़ रहा है यूरोप में, तो उस तनाव को घटाने की, उस टेंशन को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी बहुत प्रोएक्टिवली ब्रिटिश के द्वारा भी। यूएस खैर इतना खास इंटरवीन नहीं कर रहा था, बट स्टिल यूएस चाहता था कि यूरोप में शांति बनी रहे ताकि यूएस का एक्सपोर्ट चला रहे, क्योंकि यूरोप ने बहुत सारा पैसा उधार में दिया हुआ था। यूएस ने बहुत सारा पैसा उधार में दिया था यूरोप को। और अगर यूरोप में पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा या इकोनॉमिकली रिवाइव नहीं करेंगी यूरोपियन कंट्रीज, तो वो पैसा वापस यूएस को कैसे मिलेगा, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। जापान ने सबसे पहले अग्रेशन दिखाया, फिर उसके बाद अग्रेशन जो है वो इटली ने किया, और फिर फाइनली जर्मनी ने किस तरह पहले राइनलैंड को अपने कब्जे में लिया, फिर ऑस्ट्रिया को, और फिर सुडेंटलैंड के बहाने पूरे का पूरा चेकोस्लोवाकिया जो है वो जर्मनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब फाइनली जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड आई होप आपके लिए, आपके पास थॉरली प्रिपेयर्ड होगा। अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है इन सभी टॉपिक्स को। तो आइए एक बार फिर से कुछ एक अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं वर्ल्ड वॉर टू का, राइट। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है यहां पे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1939, ये हम जानते हैं, है ना, विद जर्मन अग्रेशन और ऑन पोलैंड। देखिए किससे शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए इमीडिएट कारणों का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन का इमीडिएट कारण क्या था? सर्बिया के ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक का असैसिनेशन हुआ था, उसके खिलाफ ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया था। वहां से जो है वो तुरंत हालात एस्केलेट हो गए थे, कहां पर? वर्ल्ड वॉर वन के समय, राइट। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन ने क्या किया? पोलैंड पर अग्रेशन किया, बजाय के जर्मनी ने पोलैंड के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट भी साइन किया हुआ था, राइट। ऑन September 1, ओइंग टू द साइनिंग ऑफ नॉन अग्रेशन पैक्ट,
नॉन एग्रेशन पैक्ट अमंग द जर्मन एंड सोवियत यूनियन। देखिए मैंने आपको बताया था जर्मनी और सोवियत यूनियन ने अगस्त, कब, अगस्त 1939 नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था। और अगर जर्मनी और रशिया एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिला लेते हैं, दैट मीन्स अगर अब जर्मनी जो है वो अग्रेशन करता है तो दैट मीन्स जर्मनी को अब टू फ्रंट वॉर के लिए मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया की तरफ से मामला जो है वो जर्मनी के फेवर में है। अगर जर्मनी अग्रेशन करता है और अगर फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में उतर भी जाते हैं जर्मनी के खिलाफ, तो टू फ्रंट वॉर में जर्मनी नहीं उलझेगा और फ्रांस और ब्रिटेन से वो निपट लेगा। यही नॉन अग्रेशन पैक्ट का फायदा होने जा रहा था। उसके अलावा जर्मनी और रशिया के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट यह भी हुआ था कि पोलैंड पर जब जर्मनी अटैक करेगा तो आधा हिस्सा रशिया को चला जाएगा पोलैंड का और आधा हिस्सा जर्मनी को, क्योंकि पोलैंड के पास जो इंडस्ट्रियल रीजन था ना काफी सारा, वो जर्मनी का ही था। और जर्मनी का, और हिटलर ये कह रहा था कि हमसे जो है वो छीना गया है एंड दिस एरिया इज राइटफुली आवर। और ट्रीटी ऑफ वर्सली में जो हमारे साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है उसके बदले हम छीन लेंगे अपना सारा एरिया, राइट। सो हिटलर का ये स्टांस तो यूरोप भरी भांति समझता ही था। तो आई होप आप भी ये बात समझते होंगे कि हिटलर का स्टांस क्या है। हिटलर के मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए थे ना कि उसको क्या बनाना है, लेबन्सरॉन, राइट, लिविंग एरिया बनाना है आर्यंस के लिए, जर्मन्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, दिस पैक्ट हैड डिवाइज द आइडिया ऑफ पॉसिबल पोलिश इन्वेजन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि अगस्त में ये जो पैक्ट हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस को पता चल गया कि अब जर्मनी जो है वो पोलैंड पर अटैक करेगा, और ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने पोलैंड को ये रिश्योरेंस दिया कि अगर जर्मनी आप पर अटैक करता है तो हम आपको सैन्य मदद करेंगे, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन ऑफ पोलैंड विद एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियल सोवियत ऑफेंसिव अगेंस्ट जर्मनी फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना जर्मनी और रशिया के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी कि अगर जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो आधा हिस्सा जर्मनी के पास जाएगा, आधा हिस्सा रशिया के पास जाएगा, तो रशिया और जर्मनी का लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता पोलैंड के ऊपर। ये इनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, राइट। तो ईस्ट की तरफ से जर्मनी को कोई समस्या नहीं है, यानी कि इस बार टू फ्रंट वॉर में जर्मनी जो है वो उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 में बताया था कि किस तरह टू फ्रंट वॉर की वजह से ही स्टेलमेट आया था, और मतलब जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान टू फ्रंट वॉर की वजह से ही हुआ। अगर रशिया युद्ध में नहीं उतरता तो बहुत आसानी से फ्रांस को रौंद देता जर्मनी, राइट। एंड दैट वाज द होल आइडिया ऑफ अलाइज टू फ्रंट वॉर में जर्मनी को इसीलिए उलझाना चाहते थे क्योंकि जर्मनी अगर सारे रिसोर्सेस को फ्रांस पर झोंक देता वर्ल्ड वॉर 1 में तो बहुत आसानी से फ्रांस को हरा देता जर्मनी, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल्सो द यूएसएसआर एंड जर्मनी हैड सीक्रेटली अग्रीड दैट यूएसएसआर कुड टेक ओवर फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड की बात आ गई, फिनलैंड वाले रीजन को यूएसएसआर टेक ओवर कर लेगा। और देखिए ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोव्स्क के समय लातविया, एस्टोनिया और लुथियानिया वाला जो बाल्टिक रीजन है प्लस फिनलैंड वाला जो रीजन है, ये ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोव्स्क से क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, जर्मनी को मिलना था ये सारा एरिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया तो ये सारा एरिया जो है वो रशिया को वापस नहीं किया गया, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में रशिया को तो बुलाया ही नहीं गया था। ये एरिया रशिया को वापस ना करके इस एरिया को, इन सारे कंट्रीज को आजाद कर दिया गया, खासकर इन बाल्टिक कंट्रीज को। और मैंने आपको बताया ये बाल्टिक कंट्रीज जो है वो बाल्टिक सी से लगता है, और बाल्टिक सी के रास्ते ही ब्रिटेन से जो भी इंडस्ट्रियल और जो भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प है वो रशिया तक पहुंच रही थी। दैट मीन सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड, रशिया के सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड होने वाला रीजन ये बाल्टिक रीजन ही था, और जो कि रशिया से छीन लिया गया था। तो रशिया का राइटफुल क्लेम था हमें ये वापस चाहिए, राइट। तो जर्मनी ने क्लियरली बोला कि चलो ब्रेस्ट लिथोव्स्क की ट्रीटी के तहत ये वैसे तो हमें मिल गया था लेकिन तुम रख लो, ताकि रशिया जो है वो जर्मनी के साथ जुड़ा रहे, ठीक है। सो ऑल्सो द यूएस, आई होप ये आपको समझ आ रही होगी ये, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में समझाया है ये। अगर आपको ये छोटी छोटी बारीकियां नहीं समझ आ रही ना तो इसका कारण ये है कि आपने मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशन। मैं बार बार बोलता रहता हूं ये पिछले सेशंस अगर आप देखेंगे तभी आप आगे की स्टोरी से कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो द यूएसएसआर एंड जर्मनी हैड सीक्रेटली अग्रीड दैट यूएसएसआर कुड टेक ओवर फिनलैंड, ठीक है, यूएसएसआर फिनलैंड को टेक ओवर कर ले, एंड द बाल्टिक कंट्रीज ऑफ लुथियानिया, लातविया एंड एस्टोनिया, ठीक है, यहां पर कॉम आ जाएगा, लुथियानिया, लातविया और
एस्टोनिया को जो है वो यूएसएसआर ले लेगा, जो कि राइटफुली यूएसएसआर का या रशिया का है भी, कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले रशिया के पास ही था ये, राइट। नाउ इन एडिशन secret negotiations were being simultaneously carried on between Soviet Union and Germany and also between Britain and Germany। देखिए, एंग्लो जर्मन ट्रीटीज हुई थी कि जर्मनी जो है वो अपनी नेवी को ब्रिटेन की नेवी से 35% तक ही रखेगा, ठीक है। और जर्मन और सोवियत ट्रीटीज हुई थी, ट्रीटी ऑफ बर्लिन भी हुई थी, जिसके तहत वैसे तो ओपनली नहीं बताया गया था कि एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज जो है वो लगाई जा रही हैं, लेकिन एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज जो हैं वो जर्मनी की रशिया में लगाई गई थी, ताकि क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत जर्मनी को अलाउ नहीं किया गया था कि वो एयरक्राफ्ट्स बिल्ड कर सके, खास तौर पे एयरक्राफ्ट बिल्ड कर सके, टैंक्स बिल्ड कर सके, बैटलशिप्स वगैरह बिल्ड कर सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये बैकग्राउंड है ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखते हैं। Now, also Britain and France did not consider to conclude a military alliance with Soviet Union। देखिए, सोवियत यूनियन से तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने लेना देना ही छोड़ दिया। जब से रशिया में वहां की मोनार्की को हटाया गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, और यूएसएसआर की स्थापना की गई, सोवियत रशिया की स्थापना की गई, ब्रिटेन और फ्रांस ने सोवियत रशिया से पूछना ही छोड़ दिया इंटरनेशनल मैटर्स में, राइट। इनसे सलाह लेनी छोड़ दी, ठीक है। तो किसी तरह का मिलिट्री अलायंस नहीं है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, ये गहरी समझ है इनको कि अगर जर्मनी हद से बाहर निकलता है तो ब्रिटेन और फ्रांस को जरूरत पड़ेगी रशिया की, कि जर्मनी की शक्ति के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जर्मनी की शक्ति को रिस्ट्रेंट किया जा सके, क्योंकि यूएसएसआर भले ही जर्मनी से टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियली या इकोनॉमिकली वीक हो, लेकिन संख्या के मामले में रशिया की कोई कमी नहीं है। रशिया जो है वो, रशिया के पास सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जर्मनी। जर्मनी के पास भी है, लेकिन रशिया के पास जर्मनी से ज़्यादा है, राइट। जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के रिसोर्सेज का दोहन हुआ ही इसीलिए क्योंकि रशिया के पास सैनिक बहुत ज़्यादा थे मारने के लिए, राइट। इसीलिए ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी उलझा ही रह गया, है ना। तो ब्रिटेन और फ्रांस कहीं ना कहीं ये जानते थे कि अगर फिर से युद्ध छिड़ता है तो जर्मनी की मदद हम ले सकते हैं। क्लियरली अभी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये समझ थी कहीं ना कहीं कि जर्मनी की रशिया की मदद ली जा सकती है ना, रशिया की। ना बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड गिवन गारंटीज टू पोलैंड। अब ये मैंने आपको बताया, जैसे ही अगस्त में ट्रीटी साइन करी है नॉन एग्रेशन पैक्ट जर्मनी और रशिया की, ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को कहा कि भैया देखो, अगर तुम पर अटैक होता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, जरूर देंगे, इन फेस ऑफ वॉर विद द जर्मन ऑफेंसिव ऑन पोलैंड, है ना। Thus both Britain and France declared a war on Germany on September 3rd, 1939। तो 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और 3 तारीख को जर्मनी पर जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी गई, किसके द्वारा? ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये डेट याद रखनी है, 3 तारीख। Thereafter, many other countries to declare war on each other as the conflict escalated at global level owing to their regional tensions and alliances among themselves। देखिए, जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध छेड़ा, ठीक है। पोलैंड की मदद में ब्रिटेन और फ्रांस आ गए, यानी ब्रिटेन और फ्रांस अब किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। फिर धीरे धीरे और भी राष्ट्र जुड़ते चले जाएंगे, जर्मनी रशिया पर अटैक कर देगा, ठीक है। दूसरी साइड जापान जो है वो यूएस को एंगेज कर लेगा, ठीक है। और इटली भी जो है वो अलाइज, मतलब एक्सिस शक्ति है, इटली जो है वो ब्रिटेन की जो अफ्रीका में पोजेशंस है उन पर अटैक करना शुरू कर देगा, राइट। सो यूरोप में भी और यूरोप से बाहर भी युद्ध छिड़ा है। तो आज हम सारे इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Now, thereafter many other countries to declare war on each other। अभी हम एक एक करके देखेंगे किसने किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड एट ग्लोबल लेवल। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के युद्ध को आप कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के युद्ध को कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का युद्ध तो यूरोप में ही लड़ा गया, तो उसको हम वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? वर्ल्ड वॉर 2 माना जा सकता है कि ये अफ्रीका पर भी लड़ा गया, थोड़ा एशियाटिक भूमि में भी, पैसिफिक में भी, अटलांटिक में भी, और इसका जो असर था वो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा था। तो इसको वर्ल्ड वॉर कहना जो है वो ज्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन
वर्ल्ड वॉर वन का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों वर्ल्ड वॉर वन को वर्ल्ड वॉर वन कहा गया है, विश्व युद्ध क्यों कहा गया, जबकि लड़ा तो यूरोप में ही गया है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से वही बात आ गई, पिछले सेशन देखिए, क्योंकि मैं हर सेशन में बार बार बातें रिपीट नहीं कर सकता, समय का भी तो थोड़ा सा मुझे लिहाज रखना है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर बाय अर्निंग द कॉन्फ्लिक्ट द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एज द फाइट वॉज नॉट जस्ट आफ्टर टेरिटरीज, इंस्टेड इट वॉज फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, क्योंकि ग्लोबल सुपर पावर बनने का युद्ध था। जर्मनी चाहता था कि जर्मनी और उसके अलाइज जो हैं वो ग्लोबल सुपर पावर बने। मैंने वो आपको पूरा कॉरिडोर बताया है ना, जर्मनी से शुरू होके ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्कान से लेकर टर्की और अरेबियन कंट्रीज को जोड़ दो और फिर भारत तक, ये पूरा रीजन अगर जुड़ जाता है आपस में तो ये एक पूरा का पूरा नया ग्लोबल ऑर्डर बन जाएगा। तो ये न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर का ही, यानी कि नई व्यवस्था आ रही है, पुरानी व्यवस्था है, उनके बीच का ही फिर से युद्ध है ना। सो न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर का फंडा आपको समझ आ गया होगा अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट देखिएगा, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तो हमारा। द वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द एलाइज। अब वर्ल्ड वॉर लड़ा किस किस के बीच गया, तो फॉर्मली एक बार नाम देख लेते हैं। एलाइज में कौन कौन है आपके, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए एंड देयर फ्रेंड्स में हम देखेंगे, एक एक करके आएंगे, लेकिन मुख्यतः शक्तियां कौन कौन सी हैं। एक साइड है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए। देखिए वर्ल्ड वॉर वन की बात करें, वर्ल्ड वॉर वन में भी क्या थे, एलाइज थे, और दूसरी साइड क्या थी, सेंट्रल शक्तियां थी, या जिसको एक्सिस कहते हैं, एक्सिस पावर्स। तो वर्ल्ड वॉर वन में एलाइज कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए, है ना, ये पहले भी थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में इटली भी था, ये बात जानते हैं ना। भले ही इटली ने जो है वो ट्रिपल एंड लाइंस तोड़ दिया था, है ना, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा है कि इटली ने साथ नहीं दिया अपने पुराने एलाइज का। इटली ने अब की बार साथ दिया किसका, सेंट्रल शक्तियों का। और सेंट्रल शक्तियों में कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मतलब जर्मनी के साथ ही जुड़ गया ऑस्ट्रिया तो, और इटली एंड जापान, ठीक है, ये जापान भी जुड़ता है। तो ये सारी शक्तियां हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एलाइज कौन कौन से हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए ऑन वन साइड एंड एक्सेस पावर्स जर्मनी, इटली एंड जापान ऑन अदर साइड, ठीक है। और फिर जर्मनी ने जिन जिन को धमकाकर अपने साथ जोड़ लिया उन राष्ट्रों के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। छोटे देश जो हैं, बल्कान रीजन की कंट्रीज हैं। आगे बढ़ते। नाउ कोर्स ऑफ द वॉर, युद्ध के दौरान की घटनाएं समझते हैं अब हम एक एक करके कि क्या क्या घटनाएं घटी। देखिए युद्ध का बैकग्राउंड मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया है। जो इंटर वॉर पीरियड के जो पूरे सेशन लिए हैं मैंने, इंटर वॉर पीरियड जो मैंने आपको समझाया है वो क्या था, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर टू का बैकग्राउंड ही तो है ना। उसमें मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या कारण है, किस तरह धीरे धीरे एस्केलेट होती गई सिचुएशन, हिटलर के क्या एम्बिशन थे, हिटलर क्यों अग्रेसिव हो रहा था, जापान क्यों अग्रेसिव हो रहा है, इटली क्यों अग्रेसिव हो रहा है, और फाइनली हिटलर ने जब पोलैंड पर अटैक करा, हिटलर ने पहले राइनलैंड को कब्जे में लिया, फिर हिटलर ने ऑस्ट्रिया कब्जे में लिया, फिर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को अपने कंट्रोल में लिया, फिर जब पोलैंड पर अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, राइट। तो वो सारे पॉइंट हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, यानी बैकग्राउंड हमारा थॉरली प्रिपेयर्ड है वर्ल्ड वॉर टू का, है ना। हमें आज कोर्स ऑफ वॉर समझना है, इवेंट ऑफ वॉर समझना है, फिर वर्ल्ड वॉर के रिपरकर्शंस क्या हुए, कंसिक्वेंसेस क्या हुए, ग्लोबल लेवल पर किस तरह जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है। सभी सारे पॉइंट समझेंगे हम, देखिएगा ना। आफ्टर गेटिंग चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, हिटलर को चेकोस्लोवाकिया कब मिला, कब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया या जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को एक्वायर किया, मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, है ना। हिटलर टर्न टुवर्ड्स पोलैंड, हिटलर ने क्लियरली बोल दिया था। अब मुझे आप बताएंगे कि किस कॉन्फ्रेंस में हिटलर ने क्लियरली बोला था कि अब हम पोलैंड को अपने कंट्रोल में लेंगे, एंड डिमांडेड दैट पोलिश कॉरिडोर along with its port city of Danzig be returned to Germany। देखिए अगर आपने वर्ल्ड वॉर वन वाले मेरे सेशन सारे देखे हैं तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह ये प्रूशिया वाला रीजन है, या पुराना जर्मनी वाला रीजन था, ठीक है। इसमें से ये बीच वाला हिस्सा ऐसे कॉरिडोर, ऐसा कॉरिडोर काट कर जो है वो
किसको दे दिया गया था? पोलैंड को दे दिया गया था। यानी कि जो नया जर्मनी बना, ये इतना जर्मनी था यहाँ पर और ये जर्मनी था, ठीक है, ये वाला जर्मनी, ये ईस्टर्न जर्मनी आ गया और ये रेस्ट ऑफ द जर्मनी है। और ये बीच में जो रीजन बचता है ना, इसको कहा जाता है पोलैंड कॉरिडोर। ये जो पोलैंड कॉरिडोर है, यहाँ पर डांजिग नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है ये पोलैंड कॉरिडोर जो है वो पोलैंड को दिया गया, जर्मनी को नहीं दिया गया। जर्मनी इस पोलैंड कॉरिडोर की डिमांड कर रहा था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद से ही कर रहा है, लेकिन अब जर्मनी छीन कर लेगा इसे, ठीक है। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा भी ये रीजन, ठीक है। अब द मेन रीजन देखिए, क्यों, क्या मेन रीजन दिए गए हिटलर द्वारा कि क्यों उसको ये पोलैंड पर जो है वो अग्रेशन करना है। सबसे पहले, इट वाज अनजस्टली कट आउट बाय एलाइज फ्रॉम जर्मन टेरिटरी। पहली बात तो ये जो पोलैंड जो राष्ट्र बनाया गया है और पोलैंड को जो जर्मनी का हिस्सा दिया गया है वो अनजस्टिफाइड था, ठीक है। क्योंकि वो पहली बात तो वो प्रूशिया का रीजन, प्रूशिया वाला जो रीजन है, पुराना प्रूशिया वाला रीजन है और वहां पर जर्मनी की पुरानी इंडस्ट्रियल जड़ें जुड़ी हुई हैं। वो रीजन जो है वो काट कर किसको दे दिया गया? पोलैंड को, जो कि अनजस्टली था। इट वॉज मेनली जर्मन, और दूसरा जर्मन स्पीकिंग लोग थे, ऐसा भी नहीं है कि मल्टी एथनिक था, ठीक है। ये स्लेविक लोग ज्यादा थे वहां पर, जर्मन स्पीकिंग लोग थे रीजन, एंड शुड बी विद द राइख। जो राइख है, थर्ड राइख जो है वो तीसरा जो एम्पायर है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। बट दिस टाइम ब्रिटेन एंड फ्रांस रेजिस्टेड द जर्मन क्लेम्स एज दे वर राइटली कन्विंस्ड that the German demands were only a prelude to a full scale invasion like चेकोस्लोवाकिया। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कहा ऐसे में कि ये जो तुम केवल ये कह रहे हो ना कि हमें केवल ये कॉरिडोर चाहिए, भैया हम तुम्हारी चाल समझ गए हैं, तुम कॉरिडोर के नाम पर पूरा पोलैंड हथिया लोगे, जैसा तुमने चेकोस्लोवाकिया के साथ किया कि केवल सुडेटलैंड वाला रीजन चाहिए और तुमने पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सो खैर, ये एक एक्सक्यूज भी था एलाइज की तरफ से, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है और अगर ये इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी के साथ जुड़ता है तो जर्मनी की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर बाल्टिक सी में काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो जर्मनी को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कॉरिडोर अगर मिल जाए जर्मनी को तो। और इस कॉरिडोर की वजह से ही जो ईस्टर्न जर्मनी है और जो वेस्टर्न जर्मनी है, या जो पूरा मेन जर्मनी था, उसके बीच में जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट बनाने में कामयाब रही थी एलाइज शक्तियां, ठीक है। एक बफर की तरह भी काम कर रहा है और पोलैंड बफर की तरह तो काम कर ही रहा है, वो भी एक कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अब ये मैप देखिए, ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मैप है वर्ल्ड वॉर वन के बाद। वर्ल्ड वॉर वन के बाद किस तरह, और ये जो लाल बाउंड्रीज है ना, ये रेड बाउंड्रीज हैं जो नए रीजन बने हैं उनकी, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जर्मनी था जहां पर, यहां तक आपको नजर आ रहा है ना, दिस वाज द ओल्ड जर्मनी, ठीक है। इसमें से देखिए, ये रीजन पोलैंड को काट कर दिया गया है ना, और ये जर्मनी बचा इधर और ये बचा इधर, ये वाला जर्मनी, ठीक है। ये ईस्टर्न जर्मनी और ये मेन जर्मनी, इसके बीच में ये जो रीजन है ना, दिस इज द पोलिश कॉरिडोर, इसको कहा जाता है पोलिश कॉरिडोर। और ये पोलिश कॉरिडोर जो है वो हिटलर डिमांड कर रहा था हमें वापस दिया जाए। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर क्या कह रहा था? यूएसएसआर कह रहा था कि ये फिनलैंड वाला हिस्सा, एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया और पोलैंड वाला जो हिस्सा है, ये पूरा यूएसएसआर को वापस मिले। और पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि जर्मनी से इनकी साठगांठ हुई कि आधा हिस्सा जो है वो जर्मनी रख लेगा और आधा हिस्सा मिल जाएगा किसे? यूएसएसआर को। चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी ने अपने कंट्रोल में लिया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने अपने कंट्रोल में लिया, इटली जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। मैं आपको एक्सिस शक्तियां बता रहा हूं। तो यहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड वाला हिस्सा जो है वो जर्मनी अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो आई होप ये पुराने वाला मैप आपको ठीक से याद होगा। दिस वाज यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो कंट्रीज बनी है नई, और इन्हीं कंट्रीज का जो डिस्प्यूट है, जर्मनी नाराज इसीलिए था क्योंकि जर्मनी के बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो जर्मनी से छीन लिए गए थे। और यहां पर देखिए, ये एल्सास से लॉरेन वाला रीजन है, ये तो फ्रांस को चला गया था, ठीक है। लेकिन ये जो राइन वाला रीजन है, दिस वाज डीमिलिटराइज्ड, इसको वापस जो है वो जर्मनी ने एक्वायर किया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने एक्वायर किया, चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी ने एक्वायर किया, पोलैंड को, आधे पोलैंड को जर्मनी ने एक्वायर किया, बाकी ये सारा रीजन जो है वो यूएसएसआर को चला गया, राइट। और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह डेनमार्क के रास्ते नॉर्वे को जो है वो जर्मनी ने एक्वायर किया। तो खैर, इस मैप के माध्यम से आपको समझ आना चाहिए कि जर्मनी की ग्रीवियंसेस क्या हैं और ये पोलिश कॉरिडोर का डिस्प्यूट क्या है। आगे बढ़ते हैं नाउ। बैक्ड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच एश्योरेंस, पोलैंड रिजेक्टेड जर्मन डिमांड्स। जर्मनी ने डिमांड करी पोलिश कॉरिडोर दिया जाए, तो
पोलैंड ने रिजेक्ट कर दी जर्मन डिमांड। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरी जो है वो रिश्योरेंस दी थी कि अगर जर्मनी अटैक करता है तो हम आपका साथ देंगे ऑन सितंबर 1। लेकिन जर्मनी मानने वाला था नहीं, क्योंकि हिटलर को यह लगा कि ब्रिटेन और फ्रांस नहीं आ पाएंगे। अगर फ्रांस आ भी जाता है तो फ्रांस को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। ब्रिटेन की इस समय ये हालत नहीं है, मतलब माली हालत ब्रिटेन की खराब है, वो अभी मदद करने नहीं उतर सकता, केवल ब्लफ कर रहा है। हिटलर को ऐसा लगा कि ब्रिटेन ब्लफ कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन सही में मदद में उतर आया। ठीक है ना। ऑन सितंबर 1 1939 जर्मन वॉरप्लेन्स इन्वेडेड पॉलिश एयर स्पेस। पॉलिश एयर स्पेस में वॉरप्लेन आ गए जर्मन, और उन्होंने बम्बार्डिंग शुरू कर दी। रेनिंग बॉम्ब्स एंड टेरर ऑन द पोल्स। पोल्स यहां पर स्पेल गलत कर दिया गया, यहां पर POLES आएगा। ठीक है। साइमल्टेनियसली अ ग्राउंड अटैक कमेंस्ड एंड मोर देन 1.5 मिलियन जर्मन सोल्जर्स। समझ रहे हैं? एयर अटैक भी हो रहा है, यानी कि एयरक्राफ्ट भी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो 1.5 मिलियन सोल्जर्स, समझ रहे हैं? 15 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज कर दिया है छोटे से एरिया पोलैंड पर। तो पोलैंड 15 लाख सोल्जर्स को, और वो भी जर्मन सोल्जर्स को, और जर्मन आर्टिलरीज, जर्मन टैंक्स, जर्मन मोटराइज्ड आर्मर्ड व्हीकल्स का सामना जो है वो पोलैंड नहीं कर सकता था। और जितनी तेजी से जर्मनी ने अटैक किया, उतनी तेजी से रीइंफोर्समेंट्स, मदद जो है वो पोलैंड के पास नहीं पहुंची। तो देखते ही देखते पोलैंड, चंद दिनों के अंदर पोलैंड को एक्वायर कर लिया जर्मनी ने। ठीक है। तो 1.5 जर्मन सोल्जर्स क्रॉस्ड इनटू पोलैंड। देखिए, अब जैसे ही जर्मन सोल्जर्स ने क्रॉस किया, ब्रिटेन ने क्या कहा? वार्निंग दी। ब्रिटेन ने अल्टीमेटम दिया जर्मनी को 2 दिन का, कि 3 तारीख तक, अगर 3 तारीख सुबह 11 बजे तक अगर आपने सोल्जर्स को नहीं हटाया तो हम आप पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। हिटलर को लगा ब्लफ कर रहा है ब्रिटेन, हिटलर ने जवाब भी नहीं दिया, और 3 तारीख 11 बजे, ठीक 11 बजे जो है वो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है। इन रिस्पॉन्स ब्रिटेन सेंट एन अल्टीमेटम टू जर्मनी दैट इफ इट्स ट्रूप्स डिड नॉट विड्रॉ अ स्टेट ऑफ वॉर वुड एग्जिस्ट बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। और वो हुआ भी, राइट। हिटलर थॉट इट एज अ ब्लफ एंड डिड नॉट इवन रिप्लाई टू इट। हिटलर ने रिप्लाई भी नहीं किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। Thus, when the ultimatum expired at 11 AM on 3rd September, Britain was at war with Germany. तो यहां पर अब हमारा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, राइट। Soon afterward, France also declared. सेम दिन में जो है वो फ्रांस ने भी 3 तारीख को जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, राइट। इन अप्रैल 1940 जर्मनी कैप्चर्ड डेनमार्क एंड नॉर्वे। अब देखिए, अब जर्मनी क्या करेगा यहां पर? ब्रिटेन समंदर पार करके, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जिस तरह एरियल जो एयरक्राफ्ट है वो केवल एरियल रिकनेसांस का काम कर रहे थे, वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे एयरक्राफ्ट बन गए थे जो भली भांति वेपन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो ब्रिटेन जो मेनलैंड यूरोप से बाहर है, और इसकी ये जो मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन है, ये जो एज है उसके पास, ठीक है, ये अब किसी काम की नहीं रह गई थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो ब्रिटेन के ऊपर पहुंचकर बॉम्बिंग कर सकते थे। ठीक है। मेनलैंड यूरोप में फ्रांस आ गया, इधर जर्मनी जो है वो अग्रेशन कर रहा है। जर्मनी के जस्ट ऊपर कौन है? डेनमार्क है। ठीक है। अब देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम ब्रिटेन, वर्ल्ड वॉर 1, राइट, ब्रिटेन ने जर्मनी की सप्लाईज रोक ली थी नॉर्थ सी से। और कैसे रोकी थी? क्योंकि नॉर्वे के साथ जो है वो ब्रिटेन ने मिलकर यहां पर माइंस बिछा दी थी और अपने शिप्स जो है वो तैनात कर दिए थे, ताकि जर्मनी को स्टार्व किया जा सके। इस बार जर्मनी ने यह गलती नहीं करी। जर्मनी को पता था कि हमें यह नॉर्थ सी वाला रीजन खुला रखना है, ताकि अटलांटिक ओशन में जर्मन यू बोट्स यानी कि सबमरीन्स और सरफेस बोट्स भी जा सके। इसलिए जर्मनी ने क्या किया? तुरंत डेनमार्क पर अटैक किया और डेनमार्क के रास्ते नॉर्वे को एक्वायर करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले एलाइज जो है वो पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जर्मनी जो है वो इस बार नॉर्वे को एक्वायर करेगा। पिछले वर्ल्ड वॉर 1 की गलती से जर्मनी ने सीख लिया होगा। ठीक है। तो वही हुआ भी। जर्मनी कैप्चर्ड डेनमार्क, बहुत आसानी से कुचल दिया डेनमार्क और नॉर्वे को, ज्यादा समस्या ही नहीं हुई। जबकि नॉर्वे तक पहुंचते पहुंचते यहां पर एलाइज ब्रिटेन और फ्रांस नॉर्वे में पहुंच गए थे, क्योंकि दे एंटीसिपेटेड कि हिटलर यही करने वाला है, वो इस बार नॉर्वे को कैप्चर करेगा। लेकिन नॉर्वे को बहुत आसानी से जर्मनी ने जीत लिया। तो अब जो नॉर्थ सी वाला रीजन है ना, यानी ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच का जो नॉर्थ सी वाला रीजन है, जहां से ब्रिटेन जर्मनी की सप्लाईज को रोक सकता है, राइट, वो रास्ता अब जो है वो पूरी तरह से ब्रिटेन बंद नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा। इन May 1940
हॉलैंड एंड बेल्जियम वर कॉन्कर्ड, हॉलैंड और बेल्जियम को भी नहीं छोड़ा गया। जर्मनी अटैक्ड फ्रांस एंड कैप्चर्ड इन जून 1940, उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर किया। देखिए वर्ल्ड वॉर वन में क्या स्ट्रेटेजी थी कि फ्रांस पर अटैक करेंगे, है ना। जर्मनी की क्या स्ट्रेटेजी थी कि फ्रांस पर अटैक करेंगे, बाय द टाइम रशिया अपने आप को मोबिलाइज करेगा हम फ्रांस को जीतकर वापस जो है वो रशिया पर अटैक कर देंगे। कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी इस बार भी थी, लेकिन रशिया के साथ जो है वो युद्ध नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्वे को एक्वायर किया और फिर फ्रांस, बेल्जियम, मतलब मेनलैंड यूरोप की जो अन्य रीजन है उस सबको जो है वो जर्मनी ने रौंद डाला। और फ्रांस वर्ल्ड वॉर वन में तो फिर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फ्रांस दे सका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में तो बिल्कुल भी चांस नहीं था फ्रांस का, राइट। जर्मनी के पास बहुत सुपीरियर थी जर्मनी की मिलिट्री, और खास तौर पे जर्मनी के जो आर्मर्ड व्हीकल्स है ना वो बहुत तेज थे, राइट। बहुत तेजी से जर्मनी जो है वो अपनी आर्मी को मूव कर रहा था। नाउ ऑल ऑफ दीज नेशंस वर कॉन्कर्ड रैपिडली, कॉल्ड एज, इसको कहा गया ब्लिट्जक्राइग। ब्लिट्जक्राइग का मतलब बिजली की रफ्तार से अटैक करना, राइट, which refers to Hitler's invasion strategy of attacking a nation suddenly and with overwhelming force। बहुत ज्यादा सेना के साथ बहुत जल्दी अटैक कर दें ताकि संभलने का मौका ही ना दिया जाए, इसको कहा गया ब्लिट्जक्राइग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जर्मनी ने क्या क्या एक्वायर कर लिया, जर्मनी ने फ्रांस को, बेल्जियम को, ठीक है, नॉर्वे को, यानी कि अभी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं सारे रीजन जो जर्मनी ने एक्वायर किए, ठीक है। तो आपके पास नाम याद होने चाहिए। जर्मनी ने फ्रांस को एक्वायर किया, ठीक है। अभी रशिया पर अटैक नहीं किया जर्मनी ने, रशिया पर अटैक करने से पहले जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फिर क्या बोलते हैं नीदरलैंड्स और फ्रांस को एक्वायर किया, ठीक। पुर्तगाल और स्पेन के साथ कोई झगड़ा नहीं जो है वो लिया जर्मनी ने, क्योंकि वहां से लड़के को फायदा भी नहीं है उनसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इटली फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन नॉर्थ अफ्रीका। देखिए अब इटली जो है वो एक्सिस शक्ति है, ठीक है। अब यहां पर जर्मनी जो है वो इतना अटैक कर रहा है तो इटली को भी जोश आया, थोड़ा हम भी करते हैं कुछ। तो इटली जो है वो यूरोप में ना लड़कर इटली जो है वो ये सोच रहा है कि टेरिटोरियल गेन किया जाए। तो जो ब्रिटेन की अफ्रीका में जो टेरिटरीज है वो उससे छीनी जाए। तो नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटेन की टेरिटरीज पर इटली ने अटैक करने का काम किया। आगे हम उसके एग्जांपल देखेंगे कहां कहां पर अटैक किया इटली ने। मुसलिनी अटैक्ड ग्रीस, ग्रीस पर कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए मेडिटरेनियन सी में कौन कौन शक्तियां जो है वो पावरफुल हैं, फ्रांस, ठीक है, स्पेन भी है मेडिटरेनियन में पावरफुल, इटली और इधर ग्रीस। ग्रीस के पास काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं एजियन सी में, और जो जितने भी आइलैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर अल्बेनिया, क्योंकि जो एड्रियाटिक सी है यहां पर एड्रियाटिक सी के लिए एक मतलब दरवाजे की तरह काम करता है अल्बेनिया। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी। तो मुसलिनी अटैक ग्रीस एंड कैप्चर्ड इट, क्योंकि ग्रीस और इटली की पुरानी समस्या चल रही है, राइट। कोरफू इंसिडेंट मैंने आपको बताया ये था, विद जर्मन सपोर्ट, लेकिन ऑफ कोर्स विद जर्मन सपोर्ट। देखिए वर्ल्ड वॉर वन में भी जर्मनी वर्चुअली कैरिड एवरीवन। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर टू में भी जर्मनी ने ही इटली की मदद करी, क्योंकि इटली ने जब नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटेन की टेरिटरीज को एक्वायर करने की कोशिश करी या जर्मनी ग्रीस को एक्वायर करने की कोशिश करी, तो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो इटली को मिला। तो इटली कुछ हद तक हार भी रहा था, तो इटली की मदद जो है वो जर्मनी ने करी। तो यहां पर आप फिर से कह सकते हैं कि जो जर्मनी के एलाइज हैं, खास तौर पर इटली जो है वो जर्मनी के लिए फिर से बोझ बन गया, ठीक है। नाउ क्रीट वर ऑक्यूपाइड बाय जर्मन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेटर इन समर ऑफ 1940 जर्मनी लॉन्च्ड अ फर्दर अटैक, अ बैटल ऑफ ब्रिटेन। देखिए बैटल ऑफ ब्रिटेन समझते हैं। अब जर्मनी ने यूरोप में बैठे बैठे, ठीक है, यहां अपने पड़ोसी फ्रांस को एक्वायर किया, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम को एक्वायर किया, बेल्जियम के साथ नीदरलैंड, यहां पर डेनमार्क, ऊपर नॉर्वे, इधर ऑस्ट्रिया, नीचे इटली इसका साथी है ही, ठीक है, इधर चेकोस्लोवाकिया और इधर पोलैंड को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। इधर यूएसएसआर जो है वो अभी न्यूट्रल है, अभी युद्ध में नहीं उतरा। अब बचा ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन पर अब जो है वो जर्मनी ने, ये सारा रीजन जर्मनी कंट्रोल में है, ठीक है। अभी आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा।
लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ ली है ना अभी तक, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और ये सारे रीजन जो है वो जर्मनी के, तो आप भली भांति समझते हैं कि मेनलैंड यूरोप की जो मुख्य शक्तियां हैं वो कंट्रोल कर ली हैं। यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल जो है वो भी बाहर है, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल अभी गेम से बाहर है, इनको खिलाया नहीं, ना वर्ल्ड वॉर 1 में खिलाया है ना वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ पर बीच में स्विट्जरलैंड है, इसको भी नहीं खिलाया, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल को हमने गेम में रखा ही नहीं है। बाकी सारे ये जो देश हैं ये जीत लिए। यहाँ पर बल्कान कंट्रीज है, बल्कान कंट्रीज की अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कान कंट्रीज को भी इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन अभी तक बल्कान कंट्रीज पर रुझान जो है वो नहीं दिखाया। इटली ने ग्रीस को जो है वो हरा दिया, और इटली जो है वो अब यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका है, अब इटली जो है वो धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका पर, जो इजिप्ट में जैसे जो है वो ब्रिटेन की होल्डिंग्स है, और जो रेड सी, देखिए ट्रेड पॉइंट क्या है, एक तो अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज है, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज, रबर वगैरह, आयरन और मतलब मेटल रिसोर्सेज हैं ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेड सी और स्वेज कनाल। तो स्वेज कनाल जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है, वो स्वेज कनाल छुड़वानी है, तो इटली ये सोच रहा है कि ये स्वेज कनाल पर हमारा कंट्रोल आए, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेटर इन समर ऑफ 1940, सो अब जर्मनी का ध्यान किस पर गया, जर्मनी का ध्यान गया कि ब्रिटेन पर, कि तुम कैसे बैठे हो, जैसे होली में होता है ना, लोग ढूंढते हैं कि तुम कैसे सूखे घूम रहे हो, तो वही सीन है। अब जर्मनी जो है वो अब ब्रिटेन पर अटैक करना शुरू करेगा। तो लेटर इन द समर ऑफ 1920 जर्मनी लॉन्च्ड अ फर्दर अटैक ऑन ब्रिटेन, दिस टाइम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द एयर। अब देखिए ब्रिटेन की एडवांटेज क्या है कि ब्रिटेन मेनलैंड यूरोप से बाहर है, तो ब्रिटेन जो है वो एक रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंजॉय करता रहा है। लेकिन अब की बार तो एयरक्राफ्ट्स आ गए, तो जर्मनी ने क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट्स को इंग्लिश चैनल पार करवाई, और जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, शहरों के ऊपर सिविलियन पॉपुलेशन पर बम्बार्डिंग करवानी शुरू करा दी, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें देखना यह है कि जो रॉयल एयरफोर्स है, जिनके पास कंपेरेबल जो है वो संख्या कम थी एयरक्राफ्ट्स की एज कंपेयर टू जर्मनी, अभी शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ गई उनकी संख्या, लेकिन रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी की जो एयरफोर्स है लुफ्ताफे, उसको हरा दिया। सो पहली बार जो है वो जर्मनी हारेगा, किससे हारेगा, रॉयल एयरफोर्स से। आइए देखते हैं। So later in the summer of 1940, Germany launched a further attack on Britain, this time exclusively from the air. The Battle of Britain was Germany's first military failure. आ गया हमारे पास पॉइंट, बैटल ऑफ ब्रिटेन क्या है, जर्मनी का पहला मिलिट्री फेलियर है। क्यों है, क्योंकि गलत एंटीसिपेशन किया, अपने दुश्मन को गलत भांप लिया। ब्रिटेन के पास इतना बड़ा एम्पायर है, ठीक है, मतलब उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला एम्पायर ब्रिटेन के पास है, ठीक। एज द जर्मन एयरफोर्स द लुफ्टवाफे was never able to overcome ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स। ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स से जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे नहीं जीत सके, ठीक है। जर्मनी कुड नॉट कॉन्कर ब्रिटेन, और जर्मनी ब्रिटेन को नहीं जीत सका। When in late September Britain had still managed to hold out, Hitler lost interest in taking the Britain and instead started to devise a plan to invade Russia। देखिए अब यहां पर जब ब्रिटेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, देखिए ब्रिटेन पर अपनी एयरफोर्स भेजी उसने, सेना तो नहीं भेज सकता ना, अपने टैंक्स को नहीं भेज पा रहा, क्योंकि मेनलैंड यूरोप को जर्मनी ने जो कंट्रोल किया है वो किससे किया है, वो अपनी स्पीड से किया है, ठीक है। लेकिन देखिए स्पीड के माध्यम से आप एक बार तो रीजन एक्वायर कर लेंगे, लेकिन फिर कुछ समय बाद आप संख्या से हार जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड ब्रिटेन के साथ जो है वो यूएस और यूएसएसआर जुड़ जाएंगे, और इनकी संख्या जो है वो, इनके पास सैन्य संख्या और रिसोर्सेस जो है वो जर्मनी से कई ज्यादा, जब ये मिल जाते हैं तो इनके पास रिसोर्सेस कई ज्यादा हो जाते हैं। तो जर्मनी और एक्सिस शक्तियां, जिनमें से जापान और इटली को भी मैं जोड़ लूं, इन्होंने जो शुरुआती कामयाबी पाई है वो इसलिए क्योंकि ये तेजी से इन्होंने एक्वायर किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके दुश्मन यानी जो एलाइज हैं, उन्होंने जब अपने आप को रीइंफोर्स किया, ठीक है, वो, और फिर उन्होंने उनकी जो कंबाइंड रीइंफोर्समेंट्स हैं, उन्होंने एक एक करके जो है वो अपने रीजन्स छुड़वा लिए, ठीक है। सो बेसिकली समय से हार गए ये तेजी से तो जीत सकते थे, लेकिन
ये जीत तो गए लेकिन अपनी जीत को मेंटेन नहीं रख सके, क्योंकि जीत को मेंटेन रखने के लिए इनके पास संख्या होनी जरूरी थी, और संख्या जो है वो, यानी संख्या किसकी, रिसोर्सिस की, ठीक है, और रिसोर्सिस किसके पास थे, एलाइज के पास ज्यादा थे, राइट नाउ, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कि जब ब्रिटेन को नहीं जीत सका जर्मनी, तो जर्मनी जो है वो अब कॉन्फिडेंस जर्मनी का धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि चर्चिल ने और ब्रिटेन ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया है कि हमें जो है वो हरा नहीं सकते, हम अजय हैं, ठीक है। और जर्मनी जो अभी तक सबको हराता आ रहा था, ब्रिटेन ने जर्मनी को हरा दिया, तो ब्रिटेन जो है वो जर्मनी से नहीं हारेगा कभी भी। तो जर्मनी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ, तो जर्मनी ने अपने प्लान बदले और अब जर्मनी रशिया को एंगेज करने की तरफ बढ़ा। आइए देखते हैं किस तरह जर्मनी ने रशिया को एंगेज किया, ठीक है। सो इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर बाय जर्मनी, जर्मनी ने रशिया को इन्वेड किया। ब्लंडर, हिटलर और उसकी काउंसिल ने एक बहुत बड़ी गलती करी यूएसएसआर पर हमला करके। क्यों करी? क्योंकि यूएसएसआर पर अगर हमला होता है ना, तो ब्रिटेन के लिए तुरंत जो है वो, ये नॉट जस्ट ब्रिटेन लेकिन अलाइज के लिए एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि जर्मनी अब टू फ्रंट वॉर में उलझ जाता है, ठीक है। जैसे ही जर्मनी यूएसएसआर पर आक्रमण करता है तो जर्मनी टू फ्रंट वॉर में उलझ जाता है, और अगर टू फ्रंट वॉर में जर्मनी उलझ गया तो जर्मनी के रिसोर्सेज बट गए बेसिकली, और अगर रिसोर्सेज बट गए तो ऐसे में जर्मनी को हराना आसान हो जाता है, ठीक है। तो लेटर, लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह जर्मनी ने पहले फ्रांस को अपने कंट्रोल में कर लिया, आगे मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा आपको, है ना। लेटर इन 1941 जर्मनी बिगैन इट्स मोस्ट एम्बिशियस एक्शन येट बाय इन्वेडिंग सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन पर इन्वेड करने की कोई जरूरत जर्मनी को नहीं थी, जब उनके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट था, बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो 1920s के बाद जो है वो बना हुआ था, दोनों जो है वो अच्छे कोहेरेंसी से जी रहे थे। लेकिन हिटलर जो है वो कम्युनिस्ट से नफरत करता था, और हिटलर ये चाहता था कि मतलब जर्मनी से लेकर उराल माउंटेन्स तक के बीच का जो पूरा रीजन है ये लेवेंसराम, यानी कि ये जर्मन लोगों के रहने के लिए बन जाए, यहां पर केवल आर्यन लोग रहे, ताकि, क्योंकि देखिए जो आर्यंस और इंडो आर्यंस की जो थ्योरीज है ना पूरी, इसके अकॉर्डिंग जो उराल माउंटेन के जो स्टेपे है ना, यहां से आर्यंस का जो है ओरिजिन हुआ, और उधर से ये, मतलब नॉट जस्ट दिस स्टेपे, लेकिन आगे अगर आप बीएमएसी तक जाएंगे तो वहां पर भी कुछ हमें ट्रेसेस मिले हैं आर्यन की उत्पत्ति के, लेकिन उराल माउंटेन्स के आसपास भी आर्यन जो है वो उत्पत्ति, मतलब वहां से वो डेवलप हुए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जर्मनी, या ये उराल माउंटेन वाला जो रीजन है, जो स्टेपे, जो वोल्गा और स्टेपे वाला जो रीजन है, ये आर्यंस का होमलैंड है, तो ये तो आर्यंस के पास होना ही चाहिए। तो पूरा रशिया कॉन्कर नहीं करना चाहता था, केवल उराल माउंटेन तक कॉन्कर करना चाहता था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। नाउ, और कम्युनिस्ट के खिलाफ तो था ही, प्लस ये जो स्लेविक रीजन है ये बहुत ज्यादा मल्टी एथनिक रीजन है, और जर्मनी क्या कह रहा था, हिटलर क्या कह रहा था कि हमें केवल एक रेस चाहिए, केवल आर्यंस। तो मल्टी एथनिक रीजन से उसको नफरत थी, इसलिए वो चाहता था कि सबको हम हटा दें, मार दें एक्चुअली, ठीक है। नाउ ऑल्दो द जर्मन्स इनिशियली मेड स्विफ्ट प्रोग्रेस एंड एडवांस द डीप into the Russian heartland, the invasion of USSR would prove to be downfall of Germany's war effort, ठीक है। यूएसएसआर का इन्वेजन जर्मनी के लिए बहुत नुकसानदेह रहा। देखिए यूएसएसआर के इंपॉर्टेंट शहर मॉस्को, क्रुस्क, स्टालिनग्रेड, लेनिनग्रेड, ठीक है। स्टालिनग्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके बाद है कॉकस का रीजन, और कॉकस में जो है वो ऑयल वेल्थ है, और स्टालिनग्रेड के रास्ते रशिया में तेल आता है, ठीक है। लेनिनग्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, बेल्टिक सी में ट्रेड रूट, मतलब कि यहां पर बेल्टिक सी से जो है वो क्या है, मतलब सी पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां से अटलांटिक ट्रेड से ही जुड़ता है, ठीक है। और ये बीच के जो है वो उपजाऊ भूमि है, यूक्रेन वाला रीजन तो बहुत उपजाऊ है, कीव वगैरह, ठीक है। तो ये सारा रीजन जो है वो जर्मनी को चाहिए था, ठीक है। और गलती यही कर दी जर्मनी ने, मॉस्को तो कैपिटल है ही, ठीक है, कीव भी चाहिए था उसे, क्योंकि कीव भी जो है वो यूक्रेन की कैपिटल बनेगी, और काफी इंपॉर्टेंट पुराना शहर तो है ही स्लेविक रीजन का, ठीक है। जर्मनी की गलती ये रह गई कि उसने सीज डाल दिया किसका, लेनिनग्रेड का, सेंट पीटर्सबर्ग का। मॉस्को वो जीत नहीं सका। स्टालिनग्रेड पर रशियंस ने बहुत भयंकर रेजिस्टेंस दिया, स्टालिनग्रेड को भी वो जीत नहीं सका। अगर वो इन देशों को जीत नहीं पा रहा है, और इतने में क्या किया, रशिया के पास वास्ट एम्पायर है, यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी रशिया ने शिफ्ट कर दी अपने एम्पायर में पीछे,
रशिया ने अपनी संख्या जो है वो, रशिया के पास सैनिकों की कमी नहीं थी, वो सैनिक जो है वो रशिया ने लड़ने के लिए छोड़ दिए जर्मनी पर। जर्मनी के रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते गए। इन द मीन टाइम रशिया के इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जो है वो बढ़ते गए और रशिया के पास रीइंफोर्समेंट आ गई। रशिया ने फिर उन रीइंफोर्समेंट का यूज किया और फिर एक एक करके स्टालिनग्रेड से जर्मनी को भगाया, मॉस्को के पास जो पहुंच गया था जर्मनी वहां से भगाया, कीव से जर्मनी को भगाया और जो लेनिनग्रेड है वहां से भी जो सीज है वो हटवाया। ठीक है, सो बेसिकली रशिया पर अटैक करना जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी जर्मनी की। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जर्मनी ने ये सोचा था कि ऑटम तक, है ना, सितंबर अक्टूबर तक जो है वो रशिया को हराकर, मॉस्को को हराकर जो है वो कंट्रोल कर लेगा उराल वाला रीजन। लेकिन समस्या ये हो गई कि मॉस्को को वो जीत नहीं सका। वो स्ट्रेटेजी हिटलर ने बदल ली और वो स्टालिनग्राड की तरफ चला गया। और स्टालिनग्राड में रशिया ने इतना स्टिफ उनको रेजिस्टेंस दिया कि सर्दियां आ गई। और सर्दियों में अगर आप रशिया को इन्वेड करते हैं तो सर्दियों में आप रशियन से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जर्मन जो सेना है उनके पास उस तरह के कपड़े नहीं थे कि वो -30 डिग्री सेल्सियस जो रशिया की जो सर्दियां हैं उनको सह सके। और जो रशियन सोल्जर्स है जिनको साइबेरिया से बुलाया रशिया ने, उनको आदत थी इतनी सर्दी में लड़ने की। तो उन्होंने जो ढूंढ ढूंढ कर रशियन जो जर्मन सोल्जर्स को घेर घेर कर हराया है, यहां पर जो है वो लाखों में जर्मन सोल्जर्स ने सरेंडर किया। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से ये पूरा इवेंट समझाऊंगा। ठीक है, तो जर्मनी मेड अ मिस्टेक ऑफ इन्वेडिंग द सोवियत यूनियन डिस्पाइट अ नॉन अग्रेशन पैक्ट। नॉन अग्रेशन पैक्ट था, फिर भी इन्वेड कर दिया। Although USSR's initial resistance was weak, the nation's strength and determination combined with its brutal winters eventually led to the defeat of German army। देखिए, सर्दियां बहुत घनी थी, जर्मन आर्मी के पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं थे, कपड़े नहीं थे। बेसिकली रिसोर्सेज तो क्या, सैन्य संख्या तो बहुत थी उनके पास, हथियार भी बहुत थे, लेकिन देखिए ठंड इतनी ज्यादा थी कि जो गाड़ियों में तेल है वो जम जा रहा था। ठीक है, तो हिटलर को बार बार उसके जनरल्स बोल रहे थे कि वापस चलते हैं, रिट्रीट करते हैं, रिट्रीट करते हैं, लेकिन हिटलर रिट्रीट करने को तैयार नहीं था। हिटलर का यह था कि एक बार स्टालिनग्रेड कंट्रोल में आ गया तो कॉकस वाले रीजन से जो तेल आ रहा है रशिया को, वो उस पर जो है वो जर्मनी का कंट्रोल आ जाएगा और जर्मनी को हम धीरे धीरे रिसोर्सेज जो है वो जर्मनी के खत्म कर देंगे और वहां से हराएंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या के मामले में तो आप रशिया को हरा नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज, जितनी देर रशिया जो है वो उलझा के रखता रहा जर्मनी को, उतनी देर रशिया ने अपने आप को इंडस्ट्रियली मजबूत किया, क्योंकि रशिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो पीछे शिफ्ट कर लिया। रशिया के पास बहुत बड़ा एम्पायर है, रशिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को कर लिया पीछे शिफ्ट। ठीक है, जो सेंट्रल साइबेरियन रीजन है वहां पर उसने एयरक्राफ्ट भी डेवलप करे, हथियार भी डेवलप करे, और साइबेरिया से उसने सैनिक बुलाए जो कि सर्दी में लड़ने के आदी थे, और उन्होंने फिर जर्मन सोल्जर्स को हराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन 1943 आफ्टर द बैटल्स ऑफ स्टालिनग्रेड, ठीक है, उसके अलावा कुर्स्क की बैटल, कुर्स्क में टैंक की बैटल हुई थी बहुत खतरनाक। ठीक है, द इन्वेडिंग जर्मन आर्मी वाज ड्रिवन बैक। ठीक है, स्टालिनग्रेड को जीत नहीं सके, स्टालिनग्रेड में सरेंडर करवाया और जो बाकी सेना है वो पीछे हट गई। कुर्स्क वाला रीजन है वहां से भी बाकी सेना पीछे हट गई, मॉस्को तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाए, और लेनिनग्रेड का सीज डाला हुआ था और वो सीज उनको जर्मन्स को तोड़ना पड़ा। ठीक है, now during the course of 1944 the Germans were slowly but steadily forced completely out of Soviet। देखिए completely जो है वो सोवियत रीजन से बाहर निकाल दिया गया, सोवियत टेरिटरी, after which Russians pursued them across the Eastern Europe and into Germany itself in 1945। 1945 तक आते आते रशिया ने जर्मनी तक खदेड़ दिया और जर्मनी के अंदर घुस के उन्हें मारने लगे। दैट मीन्स अब रशिया जो है वो जर्मनी की टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर रहा है। ठीक है, इन February 1943 अबाउट 90,000 जर्मन सोल्जर्स सरेंडर्ड। ठीक है, ये कहां पर हुआ? ये स्टालिनग्रेड में। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर। यहां से जो है वो युद्ध पूरा बदल गया। क्यों? क्योंकि अब जो है वो ये सिद्ध होने लगा कि नहीं, जर्मनी को हराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार ब्रिटेन से हारा, एक बार रशिया से हारा, दोनों से हार गया, तो अब जर्मनी की जो है प्रेस्टीज पर ब्लो लगा बहुत गहरा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो ये है अब मैप, देखिए यहां पर ये वर्ल्ड वॉर 2 का यूरोप का मैप है 1939 से 41 तक। ठीक है, इस मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है ये है आपका जर्मनी। अब जर्मनी ने, देखिए दिस वाज द जर्मनी बिफोर एक्वायरिंग पोलैंड। चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी ने एक्वायर किया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने एक्वायर किया, इटली जो है वो अलाय था ही। ठीक है, अल्बेनिया जो है वो इटली के साथ जुड़ा,
ये अलाइज है, देखिए एक्सिस, सॉरी नॉट नॉट द वेस्टर्न अलाइज बट जर्मनी के अलाइज की बात कर रहा हूं, राइट, जिनको एक्सिस कहा जाता है। सो एक्सिस कौन कौन है आपके यहाँ पर, जर्मनी दिख रहा है, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली और अल्बेनिया, ये एक्सिस है। अब मैंने आपको बताया कि किस तरह जर्मनी ने पहले डेनमार्क के रास्ते नॉर्वे पर अटैक किया, ताकि ये नॉर्थ सी वाला रीजन है, इस रास्ते से जर्मनी की शिप्स को जो है वो ब्रिटेन रोक ना सके। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस को पूरी तरह जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं लिया। फ्रांस का ये जो नीचे वाला रीजन है ना, जिसको विची फ्रांस कहते हैं, इस रीजन को एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश किया, जो कि पपेट ही था। और ये जो अटलांटिक एज वेल एज जो इंग्लिश चैनल वाला जो कोस्ट लाइन है, ये पूरा रीजन जो है वो जर्मनी ने अपने कंट्रोल में रखा, ताकि इस कोस्ट लाइन की तो लड़ाई है, इस सारी लड़ाई कोस्ट लाइन की तो है, क्योंकि कोस्ट लाइन से ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रांस से कोस्ट लाइन छीन ली और जो विची फ्रांस वाला रीजन है, यहां पर एक पपेट स्टेट एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है, जिससे ब्रिटेन को यह लगा कि फ्रांस ने धोखा कर दिया ब्रिटेन के साथ। तो यहां पर जर्मनी ने एक बार फिर से अलाइज में फूट डालने की कोशिश करी, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 से या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी जो है वो जर्मनी द्वारा की गई थी कोशिश, ठीक है। उसके अलावा बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग सब कंट्रोल में किया, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, स्पेन, पोर्टुगल, आयरलैंड न्यूट्रल है, स्वीडन न्यूट्रल है। वैसे स्वीडन पर जो है वो थोड़ा सा कोशिश किया रशिया ने कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं कर सका। अब देखिए यहां पर ये जो आपको डायगोनल ऐसे दिख रहा है, ये वाला जो रीजन, दिस इज एक्सिस कंट्रोल्ड रीजन, ठीक है। सो नॉर्वे वाला रीजन कंट्रोल किया, फ्रांस को कंट्रोल किया, और इस साइड पोलैंड को कंट्रोल किया, हंगरी को कंट्रोल किया। अब ये जो बल्कान कंट्रीज है, इनमें देखिए युगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमेनिया, सबको कंट्रोल किया। और रशिया में मॉस्को को नहीं जीत सका, स्टालिनग्राड को नहीं जीत सका, बीच में क्रुस्क और देखिए लेनिनग्राड का घेरा डाला, लेकिन लेनिनग्राड को जीत नहीं सका। फिनलैंड वाला रीजन पूरा जो है वो रशिया ने एक्वायर किया। लेकिन फिर मैंने आपको बताया ना, बाद में हुआ क्या, बाद में जब पीछे से रीइंफोर्समेंट्स आ गई रशिया की खुद की रीइंफोर्समेंट्स आ गई। अब की बार रशिया जो है वो ब्रिटेन का वेट नहीं कर रहा था कि ब्रिटेन या यहां से जो है वो इस्तांबुल के रास्ते, ब्लैक सी के रास्ते जो है वो आएगी रीइंफोर्समेंट्स, नहीं, रशिया ने अपने आप को खुद जो है वो मिलिट्रीली इंडस्ट्रियलाइज किया। और फिर रशिया ने स्टालिनग्राड पर हराया जर्मनी को, मॉस्को के आसपास हराया, क्रुस्क में हराया, लेनिनग्राड में हराया, और एक एक करके जो है वो जर्मनी को वापस पुश करना शुरू किया। और इनफैक्ट जर्मनी तक इतना रीजन जो है वो, जर्मनी के पास अंत में केवल इतना रीजन रह गया था, ये बाकी पूरा रीजन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, ये नीचे रोमेनिया, बुल्गारिया, सारा रीजन जो है वो रशिया ने कॉन्कर कर लिया। क्यों? क्योंकि रशिया अपने आप को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज कर चुका था, ठीक है। और यहाँ इस अगर आप बॉक्स के हिसाब से देखते हैं तो ये एलाइज हैं, ठीक है। एलाइज कौन कौन से आपके, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और रशिया, ये आपके क्या हैं, एलाइज हैं, जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और न्यूट्रल कंट्रीज है, टर्की इस बार न्यूट्रल रहा, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल तो पिछली बार भी न्यूट्रल थे, स्वीडन न्यूट्रल रहा, ठीक है, बीच में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है। तो आई होप ये मैप आपको समझ आया होगा कि किस तरह एडवांस किया है जर्मनी ने, कहाँ कहाँ पर एडवांस किया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके साथ रिलेट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बार बार बोला है, गूगल अर्थ एप्लीकेशन है ना, ठीक है, गूगल अर्थ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो अपने डिवाइस पर और गूगल अर्थ से पढ़ना शुरू करो। जब भी आप इतिहास पढ़ते हो या जो भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, गूगल अर्थ में उस रीजन को जाकर देखो। अभी तो ये 2D में दिख रहा है, वहां पर आपको 3D में नजर आएगा, तो आपको क्लियर होगा कि बाल्टिक सी में ये जो लेनिनग्राड की जो कोस्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, यहां से अटलांटिक में ट्रेड होता है फिर जाकर, ठीक है। सो आई होप आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करी होगी, वहाँ काफ़ी फायदा होता है। मैं पर्सनली मैं बताऊँ, मैं भी इसी एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझना होता है कोई ज्योग्राफी का, तो ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ पर्ल हार्बर, अब जापान कहाँ है इतनी देर से, जापान क्या कर रहा है, आइए अब जापान को जो है वो इंक्लूड करते हैं युद्ध में। तो पर्ल हार्बर एंड बैटल ऑफ मिडवे क्या है, ठीक है, देखते हैं। जापान हैड ऑलरेडी बीन एट वॉर विद चाइना। अब जापान तो मैंने आपको बताया ही 1931 से उसने चाइना पर मोर्चा खोला हुआ है ना, फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैड सीज द चाइनीज टेरिटरी ऑफ मंचूरिया, और मंचूरिया वाला रीजन तो ले लिया है, और 1937 तक बीजिंग वाला रीजन, और फिर 1939 तक आते आते शंघाई तक जो है वो जापान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था चाइना का, राइट। तो जापान बेसिकली कर क्या रहा है, जापान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना वर्चस्व बना रहा है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया में कोर प्रोड्यूसिंग राष्ट्र जो है वो जापान बने। क्यों? क्योंकि जापान के पास आइलैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन आयरन ओर
कोल, रबर, इस तरह के पेट्रोलियम मतलब ऑयल, ये सारी जो है वो रिसोर्सेज जापान के पास नहीं है। तो अगर जापान को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो जापान को क्या चाहिए? जापान को चाहिए कॉलोनीज। और कॉलोनीज कहाँ से मिलेगी? सबसे पहला तो अपने पड़ोसियों को, है ना, रशिया की थोड़ा एरिया रशिया का छीन लिया, ठीक है, मंचूरिया कंट्रोल में कर लिया, कोरिया कंट्रोल में कर लिया, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में इंडो चाइना को अपने कंट्रोल में कर लिया, डच ईस्ट इंडीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, फिलीपींस को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब लेकिन देखिए, डच ईस्ट इंडीज कंपनी डच का है, डेनमार्क का है, ठीक है, मलाया सिंगापुर ब्रिटेन के कंट्रोल में, इंडो चाइना फ्रांस के कंट्रोल में, और फिलीपींस यूएस के कंट्रोल में। तो ये सारे एलाइज हैं। तो इन सभी एलाइज के खिलाफ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में मोर्चा किसने खोला? जापान ने। अभी एक मैं आपके माध्यम से बता दूंगा आपको सारा, है ना। देखिए, ऑन December 7, 1941 जापान लॉन्च द सरप्राइज अटैक ऑन यूएस नेवी बेस एट पर्ल हार्बर, हवाई। अब ये हवाई कहां है आपका? बीच प्रशांत महासागर में, ठीक है। और उसका एक हार्बर है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। वहां पर जो है वो यूएस के एयरक्राफ्ट्स और मतलब एक तरह से कोलिंग स्टेशन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। वहां पर जो है वो रीइंफोर्समेंट भी जा सकती हैं फिलीपींस के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है किसके लिए? यूएस के लिए। तो दैट मीन्स अगर प्रशांत मान लीजिए धरती है और ये प्रशांत महासागर है बीच में, यहां पर जो है वो यूएस है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, और इधर जो है वो जापान है इस तरह, और चाइना, और फिर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। यहां पर क्या है? बीच में पैसिफिक में हवाई है। तो जिसके कंट्रोल में ये हवाई वाला रीजन है ना, तो वो बहुत आसानी से यहाँ के बाकी आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकता है पैसिफिक के, ठीक है। तो जापान को क्या करना था? जापान को इन सारे आइलैंड्स को कंट्रोल करना था। तो जब तक हवाई वाले रीजन में यूएस ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है, जब तक वो एयरबेस यहां मौजूद है, जापान के लिए खतरा है। तो जापान ने क्या किया? इस एयरबेस को तबाह किया, क्योंकि जापान को पता था कि यूएस यूरोप तो उलझा हुआ है अपने में, ठीक है, हमें, और यूरोप अगर उलझा हुआ है तो वर्ल्ड वॉर 2 में प्रोडक्शन घट रहा है यूरोप की तरफ से। अगर यूरोप की तरफ से प्रोडक्शन घट रहा है, दैट मीन्स जो एशियाटिक कंट्रीज है उनकी डिमांड जो है वो यूरोप फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर एशियाटिक कंट्रीज की डिमांड यूरोप फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सो इस समय जो है वो एशिया में अगर एकमात्र सोल प्रोड्यूसर के रूप में जापान उभरता है तो जापान का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जापान के लिए इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा फायदा लेकर आएगी। वर्ल्ड वॉर 1 की तरह जिस तरह इकोनॉमिक बूम आया था, वही इकोनॉमिक बूम एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के लिए आ जाएगा। लेकिन उसके लिए इन सारे आइलैंड्स को सिक्योर करना जरूरी है, और यहां पर जो हवाई वाले रीजन में यूएस के जो मतलब एयरक्राफ्ट बेस है, यहाँ पर जो एयरफोर्स का बेस है, उसको तबाह करना जरूरी है। तो विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी डिक्लेरेशन, वॉर के डिक्लेरेशन के बगैर 7 दिसंबर 1941 जापान ने जो है वो सरप्राइज अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। और इस हार्बर में खड़े बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, सैकड़ों में एयरक्राफ्ट जो है वो, और हजारों के हिसाब से जो है वो घायल हुए यूएस के सैनिक, और मरे भी, ठीक है। तो काफी ज्यादा नुकसान कर दिया यूएस का। तो आफ्टर द पर्ल हार्बर अटैक जापान began a massive campaign of expansion throughout the Southeast Asia Pacific region। एक बार पर्ल हार्बर वाले रीजन को सबडू किया तो इन बाकी सब आइलैंड्स को एक एक करके, ये बाकी आइलैंड्स किस किस के हैं? कोई यूएस का है, कोई यूके का है, ठीक है, कोई फ्रांस का है, कोई डच का है, कोई पुर्तगालियों का है। तो इन यूरोपियन और यूरोपियन कंट्रीज के जो आइलैंड्स है साउथ ईस्ट एशिया में, एक एक करके जो है वो जापान ने उनको अपने कंट्रोल में करना शुरू किया। अब इससे हुआ क्या? इससे सबसे पहली चीज तो ये हुई कि यूएस युद्ध में उतर गया, ना चाहते हुए भी यूएस युद्ध में आ गया। देखिए, अब जापान के लिए करना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि यूएस जो है वो यूके को लगातार लोन देता जा रहा था, क्योंकि चर्चिल जो है वो रूजवेल्ट को कह रहे थे कि युद्ध में आ जाओ, हमारा साथ दे दो, लेकिन रूजवेल्ट कह रहे थे कि नहीं, मेरी सेनेट नहीं मानेगी, लोग नहीं मान रहे, ठीक है। रूजवेल्ट ने कहा कि लेकिन हम आपको उधार दे देते हैं। तो रूजवेल्ट ने उधार बहुत दिया, ठीक है, और उधार कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा दिया, लेकिन रिसोर्सेज दिए, हथियार, ठीक है, उसके अलावा सोल्जर्स नहीं दिए, लेकिन राशन वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड करी इसको, यूके को। यहां पर जापान को लगा कि नहीं, हमारा जापान का एकमात्र जो है वो अभी प्रोड्यूसिंग दुश्मन कौन है? यूएस। तो यूएस को हराना बहुत जरूरी है। तो यहां पर प्रशांत महासागर में जो यूएस की पोजीशंस हैं, इनको छीनना अनिवार्य हो गया, ठीक है। सो दिस इवेंट ड्रैग्ड द यूएस इनटू द वॉर। यूएस भी युद्ध में उतर आया। यूएस ने जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और यहां पर जर्मनी ने एक गलती और कर दी, क्योंकि देखिए, जर्मनी और जापान का पैक्ट हुआ था कि अगर जापान का किसी से भी युद्ध होगा ना, तो जर्मनी उसका साथ देगा, अनकंडीशनल, ठीक है।
तो जब जापान ने यूएस पर युद्ध छेड़ा तो जर्मनी को भी यूएस पर युद्ध छेड़ना पड़ा, यानी डिक्लेयर करना पड़ा। अगर जर्मनी बचना चाहता तो बच सकता था, ठीक है, लेकिन हिटलर ने कॉन्फिडेंस में आकर यूएस के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि 41 के आसपास 1939 से 43 तक तो ये लग ही नहीं रहा था कि जर्मनी हारेगा। हालात तो 43 के बाद जो है वो जर्मनी के लिए बिगड़ने शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक ब्रिटेन के एक मैथमेटिशियन है एलन ट्यूरिंग नाम के, उन्होंने जर्मनी की एनिग्मा मशीन को डिकोड कर लिया। और एक बार जर्मनी की एनिग्मा मशीन डिकोड हो गई 1943 के बाद, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो जर्मन यू बोट्स के हमलों को एंटीसिपेट करा गया और धीरे धीरे करके बहुत ग्रेजुअली जो है वो युद्ध को खत्म किया गया। अचानक से नहीं, बहुत ग्रेजुअली जो है वो युद्ध को खत्म किया गया। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एलन ट्यूरिंग के बारे में समझें, और अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देखना है तो एक मूवी है द इमिटेशन गेम करके, अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, ठीक है। 2012 में जाकर जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली जो है वो रिलीज किए हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो हमने एनिग्मा को डिकोड कर लिया था। सो 2012 के बाद एक मूवी आई है इमिटेशन गेम, देखिएगा, उसमें क्लियरली बताया कि किस तरह एनिग्मा को डिकोड किया गया और वर्ल्ड वॉर जीती गई, ठीक है। तो 43 से पहले तो ऐसा लग रहा था कि जर्मनी नहीं जीतेगा, तो 41 में जर्मनी ने इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस में आकर यूएस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। Now, in late 1942, the United States and Japan engaged in a series of naval battles. यूनाइटेड स्टेट्स और जापान कहां पर? ये सारी बैटल्स हुई कहां पर? पैसिफिक में। तो पैसिफिक में अगर पूछा जाए युद्ध किसके बीच हुआ है तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो यूएस और जापान के बीच, है ना। इन अ सीरीज ऑफ नेवल बैटल्स क्लाइमैक्सिंग इन द बैटल ऑफ मिडवे। अंत में जो है वो मिडवे, यहां पर एक आइलैंड है, ठीक है, जस्ट हवाईयन आइलैंड से ऊपर मिडवे एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर जो है वो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो जिस तरह के रेडियो वेव्स का यूज जापान कर रहा था, जापान के मैसेजेस को बेसिकली यूएस ने कर लिया था डिकोड, और जापान के अटैक्स के बारे में पता चल गया था यूएस को, तो और मिडवे की बैटल में इसलिए बहुत आसानी से यूएस ने जापान को हरा दिया, ठीक है। सो जून 3 से 6 तक चला 1942 में, इन विच जापान सफर्ड कैटास्ट्रॉफिक डिफीट, क्योंकि जापान के जो प्लान्स थे वो पहले से ही यूएस को पता लग गए थे। आगे बढ़ते हैं। जनरल मैकार्थर, अब आप पूछेंगे कि यूएस की तरफ से कौन था, तो जनरल मैकार्थर वाज मेड द सुप्रीम कमांडर ऑफ पैसिफिक रीजन, और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से ये आ गए आपके यूएस की तरफ से, और अंग्रेजों की यूके की तरफ से आ गए आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ड्रॉप द जापानीज फ्रॉम बर्मा से एक बार जापान ने हारना शुरू किया तो फिर 43 से लेकर 45 तक जापान हारता गया, और जापान ने जो एरिया कॉन्कर किया था, कौन सा, अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा, वो सारा रीजन जो है वो जापान से छीन लिया गया 45 में आकर। फाइनली इन अगस्त 1945, अब देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन मैं जनरली बता देता हूं हो क्या रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स, 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी विच लेड जापान टू सरेंडर। तो ये एटॉमिक बॉम्ब वाली कहानी हम जानते हैं। आइए इस मैप के माध्यम से मैं आपको इवेंट समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये मैप है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 का, पैसिफिक रीजन में जो युद्ध हुआ 1941 से 45। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है पर्ल हार्बर, दिसंबर 1945 सबसे पहले जो है वो अटैक किया जापान ने, और फिर इसके बाद जापान ने एक एक करके टेरिटरी जो है वो एक्वायर करनी शुरू करी। अब देखिए कोरिया वाला रीजन तो जापान ने 1907 के आसपास एक्वायर कर ही लिया था, ठीक है। मंचूरिया 1931 में मंचूरिया एक्वायर किया, और 1937 तक आते आते नानकिंग यानी कि जो शंघाई तक का रीजन है चाइना का, ये भी जापान ने एक्वायर कर लिया। फिर जापान ने अग्रेशन नीचे बढ़ाया, ठीक है, और एक एक करके जापान ने फिलीपींस को अपने कंट्रोल में किया जो कि यूएस की कॉलोनी थी, ठीक है। इंडो चाइना को अपने कंट्रोल में किया जो कि फ्रेंच की कॉलोनी थी। बर्मा को अपने कंट्रोल में किया जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है। मलाया को अपने कंट्रोल में किया, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। सिंगापुर को अपने कंट्रोल में किया, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और डच ईस्ट इंडीज को अपने कंट्रोल में किया जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो धीरे धीरे करके जो है वो अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाया जापान ने, ठीक है, 1942 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो एक एक करके, और खास तौर पर बैटल ऑफ मिडवे के बाद जो है वो जापान हारना शुरू हुआ एक एक करके, ठीक है। यहां पर देखिए इधर जो है वो गिलबर्ट में तरावा नवंबर 1943 यहां पर जापान को हराया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर
इधर जापान को हराया, यहाँ पर न्यू गिनी वाले रीजन में जापान को हराया। तो एक एक करके जो है वो जापान की जो पोजीशंस है वो छीनी गई और फिर अंत में बात आई ताइवान। ताइवान के साइड में जो ओकिनावा वाला रीजन है 1945 में यहाँ पर जापान को हराया। अब देखिए, अब यूएस के आगे चारा ये था कि अब वो जापान को इन्वेड करे और एक एक करके जापान को हराए, या तो वो कोई एक बड़ा हथियार यहां पर छोड़ दे और जापान अपने आप ही सरेंडर कर दे। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर केवल 2 बड़े बॉम्ब्स गिरा दिए और जापान ने चुपचाप जो है वो क्या कर दिया, सरेंडर। ठीक है, तो इस मैप को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कौन सा पॉइंट कहां है। ठीक है, यहां पर देखिए जापानीज विक्ट्री, जापान की कहां कहां विक्ट्री हुई है, अलाइज की कहां कहां विक्ट्री हुई है, एटॉमिक बॉम्बिंग हुई है। ठीक है, एलाइड का एडवांस, एलाइज का जो रीजन है, और जापानीज का, जापान का एम्पायर 1931। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप डेफिनेटली जो है वो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉर इन अफ्रीका। अब युद्ध अफ्रीका में भी तो हुआ है, अफ्रीका में जो युद्ध की घटनाएं उनको समझने की कोशिश करते हैं। इन अफ्रीका अबिसीनिया वाज कॉन्कर्ड बाय यूएस। अब देखिए अबिसीनिया जो है वो, अबिसीनिया को किसने किया था, इथियोपिया को कंट्रोल किसने किया था, इटली ने। अब अबिसीनिया जो है वो यूएसए ने इटली से छीन लिया। उसके अलावा इटालियन सोमाली लैंड, जो कि ब्रिटिश सोमाली लैंड था पहले, वो इटली ने ब्रिटेन से छीना था, वो वापस जो है वो कॉन्कर कर लिया गया इटली से। ठीक है, ब्रिटिश जनरल मॉन्टगोमेरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मॉन्टगोमेरी कैप्चर्ड लीबिया। लीबिया जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इटली की नॉर्दर्न अफ्रीका में, वो इटली से छीन लिया गया। और इटली की मदद बेसिकली किसने करी थी, जर्मन्स ने। उसके बाद ही ऑल्सो कॉन्कर ट्रिपली वाले रीजन को जो है वो छीन लिया गया, एंड और टूनिशिया वाले रीजन पर जो है वो फाइनली आके वो कंसंट्रेट हो गए। मैं आगे आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कैसे हुआ है ये। 1942 में अल्जेरिया भी जो है वो हार गया। 1943 में सिसिली वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड हिज ट्रूप्स। नॉर्थ अफ्रीका वाज क्लियर्ड ऑफ इटालियंस एंड जर्मन ट्रूप्स। आगे द मेनलैंड ऑफ इटली वाज अटैक्ड। देयर वाज अ रिवॉल्ट इन इटली एंड मुसोलिनी वाज अरेस्टेड बट ही मैनेज्ड टू एस्केप विद जर्मन हेल्प। देखिए वो क्या रहा है धीरे धीरे, पहले तो इथियोपिया वाला रीजन, ठीक है, उसके अलावा इजिप्ट वाले रीजन पर कंट्रोल किया किसने, एक्सिस फोर्सेस ने, जर्मनी की मदद से। ठीक है, उसके अलावा ग्रीस वाले रीजन को एक्सिस फोर्सेस ने एक्वायर किया। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा। फिर एक एक करके सारे रीजन जो है वो छुड़वाए गए हैं और फिर इटली में एंटर किया एलाइज ने, और इटली में जो है वो मुसोलिनी के खिलाफ दंगे हो गए क्योंकि मुसोलिनी जो है वो ठीक से सरकार नहीं चला रहा था। तो मुसोलिनी को जो है वो उसी के ही सोशलिस्ट लीडर्स ने निकाल दिया, क्योंकि मुसोलिनी शक्ति में बढ़ा था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर, और वो पहले कह रहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बाद में वो प्रो वार हो गया, फिर कह रहा था कि युद्ध होना ही चाहिए। फिर उसके जो साथी हैं वो उसके खिलाफ हो गए और मुसोलिनी को जो है वो उसकी सरकार से हटा दिया गया, लेकिन जर्मनी की मदद से मुसोलिनी फरार होने में कामयाब रहा। इन सितंबर 1943 इटली सरेंडर्ड अनकंडीशनली। इटली ने सरेंडर कर दिया सितंबर 1943। मुसोलिनी वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय हिज ओन पीपल इन अप्रैल 1945। मुसोलिनी को उसके खुद के ही लोगों ने अप्रैल 1945 में मार दिया। ठीक है, अब मैं कुछ मैप के माध्यम से बताता हूं आपको। देखिए ये जर्मनी है, ठीक है, एलाइज है, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली एलाइज है। तो देखिए एलाइज ने जो है वो सबसे पहले युगोस्लाविया वाले रीजन को जीता, ठीक है, ग्रीस तक पूरा रीजन एक्वायर किया, ये मैंने आपको बताया। फिर ग्रीस के रास्ते उन्होंने देखिए ट्रिपली को अपने कंट्रोल में लिया और यहां पर टोब्रुक को अपने कंट्रोल में लिया, और इजिप्ट में अल अलमीन वाला जो रीजन है ना, यहां से मामला उल्टा होना शुरू हुआ। ये जो अल अलमीन वाला रीजन है यहां पर जो है वो एक्सिस फोर्सेस नहीं हरा सकी अलाइज फोर्सेस को, और इधर से फिर अलाइज ने वापस खदेड़ना शुरू किया किसे, जर्मनी और इटली को। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इस मैप में अब यहां से देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको जो अल अलमीन वाला जो रीजन है, इधर से वापस खदेड़ना शुरू किया और टूनिशिया तक जो है वो खदेड़ा किसे, एक्सिस फोर्सेस को, यानी जर्मनी और इटली को। और फिर टूनिशिया के रास्ते अलाइज एंटर कर गए सिसिली में, सिसिली से फिर अलाइज ने जो है वो इटली को हराया और फिर इटली से सरेंडर करवा लिया। फिर इटली जो है वो हट गया अब एक्सिस फोर्सेस से, और फिर जर्मनी को कैसे जो है वो घेरा, आगे मैं आपको बताता हूं। सो ये सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं, ये 1942 के बाद मैंने आपको बताया ना, जो एनिग्मा को डिकोड कर लिया गया उसकी वजह से अब एक एक करके जो है वो अब वॉर हारता गया, कौन, जर्मनी, और यानी कि सारी एक्सिस फोर्सेस। तो यहां पर देखिए आप बॉक्स में देख रहे हैं मेजर बैटल्स है, ठीक है, एक्सिस के ऑफेंस कहाँ है, एलाइड के ऑफेंस कहाँ है, और एक्सिस का कंट्रोल का एरिया और एलाइज का कंट्रोल का एरिया। ठीक है, तो ये एक्सिस के कंट्रोल का एरिया था और ये बाकी अल्जेरिया वगैरह मोरक्को ये एलाइज के कंट्रोल का एरिया। आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब हम बढ़ते हैं एंड गेम्स की तरफ। अंत में युद्ध खत्म कैसे हुआ, युद्ध को खत्म करने की बात करते हैं। तो इन 1944 द एलाइड फोर्सेस एंटर्ड इनटू फ्रांस। अब एलाइज ने फ्रांस में एंटर करना शुरू किया। फ्रांस में पहले हिम्मत नहीं हो रही थी एंटर करने की, लेकिन अब जो है वो जब एक बार इटली सरेंडर करा लिया, ठीक है, उधर जापान को जो है वो हराना शुरू कर दिया, और यूएस तो युद्ध में उतर ही गया है फुल फ्लेज्ड। तो अब जो है वो धीरे धीरे फ्रांस को एक्वायर करना शुरू हुआ, ठीक है। सो फ्रांस को डी डे जिसे कहा जाता है, राइट, डी डे, नॉर्मेंडी में अटैक किया गया था, और 6 जून 1944 को नॉर्मेंडी पर अटैक किया गया, और फ्रांस को जो है वो जर्मनी से छुड़वा लिया गया, ठीक है, एंड एक्सपेल्ड जर्मन आर्मी फ्रॉम फ्रांस। आफ्टर दैट एलाइड फोर्सेस अटैक जर्मनी फ्रॉम द साउथ वेस्ट। देखिए, फ्रांस आजाद करा लिया, उधर रशिया जो है वो भगाता हुआ ला रहा है जर्मनी को, बीच में जर्मनी है, इधर से फ्रांस को आजाद करा लिया, इधर से रशिया जो है वो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, इधर से इटली को हरा दिया है, तो इटली वाले रीजन से भी अब एलाइज जो है वो एंटर कर रहे हैं जर्मनी, इधर से ब्रिटेन जो है वो जर्मनी पर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब जर्मनी जो है वो सारे साइड से घिर चुका है, ठीक है। सो रशिया इन्वेडेड जर्मनी फ्रॉम ईस्ट ऑन May 2, 1945 रशियन आर्मी एंटर्ड बर्लिन। May 2, 1945 में जाके रशिया ने जर्मनी के दिल में बर्लिन में जाकर जो है वो अटैक कर दिया, और ऐसे में हिटलर को और कुछ नहीं सूझा, तो हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया, क्योंकि अगर हिटलर पकड़ा जाता तो बहुत मतलब वॉर क्राइम्स उसने इतने करे हैं, आगे हम पढ़ेंगे हॉलोकॉस्ट के बारे में, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो वॉर क्राइम्स जो है उनको समझेंगे। तो उस वजह से हिटलर ने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब ये कि थ्योरी है कि हिटलर ने सुसाइड किया, जो एलाइज है उन्होंने यही बताया कि हिटलर ने सुसाइड किया। यूएसएसआर की तरफ से प्रोपेगेंडा ये चला है कि हिटलर जो है वो अर्जेंटीना जो है वो फरार हो गया था उससे पहले ही, ठीक है। लेकिन जो कॉमन एनोलॉजी है वो ये है कि हिटलर ने सुसाइड किया था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। हिटलर के सुसाइड करते ही जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां पर खत्म होता है। एट द एंड ऑफ द वॉर देखिए हुआ क्या अंत में, 13 मिलियन यूरोपियंस वर किल्ड एंड 17 मिलियन सिविलियंस हैड डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइटिंग कपल्ड विद सीवियर स्ट्रेन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। सो वैसे तो आंकड़ा रखा जाता है लगभग 50 से 80 मिलियन लोग मरे हैं इन टोटल, लेकिन 13 मिलियन यूरोपियन सोल्जर, 17 मिलियन सिविलियंस की मौत हुई। सिविलियंस की मौत जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के मुकाबले वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादा हुई, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा ओपनली शहरों पर सिविलियंस पर जो है वो बॉम्बिंग्स किए गए, ठीक है। तो सिविलियंस की मौत बहुत हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर आके हमारा खत्म होता है वर्ल्ड वॉर 1। इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो यूरोप कैसा दिखता है, देखिएगा। तो दिस इज यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। सो यूरोपियन मेंबर्स ऑफ नेटो। अब नेटो के बारे में हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जर्मनी था, जर्मनी के देखिए 2 हिस्से हो गए, एक आया आपका वेस्ट जर्मनी और एक आया आपका ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जहां पर बर्लिन है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया समेत ये सारा रीजन इसमें जुड़ गया यूएसएसआर में, ठीक है। अच्छा जी, जर्मनी इटसेल्फ के कितने हिस्से हुए देखिए, जो ईस्ट जर्मनी वाला रीजन है वहां पर ईस्ट बर्लिन वाला रीजन है वो सोवियत जोन, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा है यूएस जोन अलग है, फ्रेंच जोन अलग है, ब्रिटेन का जोन अलग है। तो यहां पर जो जर्मनी बचा इसके भी टुकड़े कर लिए गए, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा जर्मन शक्तियों के कंट्रोल में नहीं था। बाकी उसके अलावा फ्रांस की बाउंड्री जो है वो इंटैक्ट रही, बाकी बाउंड्रीज वैसी की वैसी थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें बाउंड्रीज में बदलाव बहुत ज्यादा आता हुआ नजर आया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद केवल जर्मनी की बाउंड्रीज ही चेंज हुई मोस्टली, और रशिया की, है ना, जर्मनी और रशिया की बाउंड्रीज चेंज हुई, और इसी के बीच में जो पोलैंड वगैरह है इनकी बाउंड्रीज भी चेंज हुई, ठीक है। न्यूट्रल कंट्रीज में आपके कौन कौन से रहे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी का इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग न्यूट्रल आप मान के चल सकते हैं, टर्की वाज न्यूट्रल, ठीक है। तो दिस वाज द यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसमें हमने क्या देखा कि जो जर्मनी है उसको वेस्ट और ईस्ट जर्मनी में बांट दिया गया। ईस्ट जर्मनी आपका आया यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में, और जो वेस्ट जर्मनी है ये भी ब्रिटेन ने अपना हिस्सा अलग बांट लिया, इसमें फ्रांस का अपना हिस्सा अलग है, यूएस का अपना हिस्सा अलग है, और यूएसएसआर का तो है ही हिस्सा, ठीक है। सो आई होप आपको वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर के इवेंट समझ आए होंगे। आगे आने वाले सेशंस में देखिए, जो बीच में आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छूटी हैं, वो छोटी नहीं, जान के छोड़ी गई हैं, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में मैं उनको कवर कर दूंगा।
ठीक है, तो आज के सेशन को यहां तक आपने देखा है तो कूडोज, राइट। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान तो आपको पिछले सेशंस मिल जाएंगे। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस, पिछले सेशंस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आप आज का सेशन और आगे आने वाले सेशंस के साथ थॉरली जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेशन अच्छा लगा बुरा लगा मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा, और जो मैंने सवाल पूछे हैं बीच में उनका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। तो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मेरा नाम है विशाल चौहान, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।